नमस्कार साथियों, शिक्षा शाला में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पुनः लेकर के आए हुए हैं एडुटेरिया टेस्ट सीरीज का सेट नंबर जो है 6 को देखेंगे। इससे पहले जो है वो 5 सेट का ऑलरेडी जो है यानी 1 से लेकर के 5 तक का जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग उस वीडियोज़ को नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल शिक्षा सलाह पर सर्च करके आप प्लेलिस्ट में बीपीएससी स्पेशल करके प्लेलिस्ट बना हुआ उसमें भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बिहार रिलेटेड से अन्य भी वहाँ पर वीडियो है बिहार स्पेशल करके, जहाँ से आप बहुत सारा वीडियोस देख करके अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। और आज के इस वीडियोस में हम लोग एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज का जो श्रृंखला चल रहा है उसमें छठा टेस्ट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेट को पूरा अटेंड कीजिएगा, ताकि आप इस सेट से रिलेटेड अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको भली भांति अच्छी ढंग से कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से मददगार साबित होगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे। हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका शिवहर, लेकिन जब जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपका शेखपुरा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर हो जाएगा, जनसंख्या की दृष्टि से शेखपुरा हो जाएगा। ये दोनों को याद रखिएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि कोपेन के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार की किस कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आता है AW के अंतर्गत। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। देखिए, बिहार में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है। तो बल सुंदरी मिट्टी का जो विस्तार है वो इनमें से एक से अधिक क्षेत्रों में है। ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा में प्रवेश करती है। तो पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास यानी पटना के आसपास पड़ता है फतुहा, और वहीं पर पुनपुन नदी गंगा में प्रवेश कर जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी। देखिए, यहाँ पर दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी की बात की जा रही है। तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी सोन नदी है। अगला है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तो देखिए, तेलहर कुंड जो है वो कैमूर जिला में स्थित है, इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। तो नहर के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास जिला में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बाणसागर जल विवाद। यहाँ देखिए, बाणसागर जल विवाद किसके मध्य है। तो ये बाणसागर जल विवाद जो है ये मुख्य रूप से आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच चल रहा है। अगला है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड ये भी फतुहा में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई। तो बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत 2017 में की गई थी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बराबर की गुफाएं। यहाँ पर देखिएगा, बराबर की गुफाएं वो कहाँ पर है। तो बराबर की गुफाएं जो है वो जहानाबाद में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक कहा जाता है। मैंने पहले पिछले वीडियोस में भी बताया था कि लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन है। ये भी मैंने पिछले वीडियो में कराया था, ये बिहार बंधु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना ये किया गया था इमदाद अली खां के द्वारा। बिहार की
पहली मैथिली फिल्म कौन थी? ये थी कन्यादान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 24 डिग्री 20 घंटा 10 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट 31 घंटा 15 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला, अभी मैंने तुरंत कराया था, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछेगा तो शिवहर होगा। ये प्रश्न पीसीएस में पूछा भी गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और अगला प्रश्न है 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? देखिए क्वेश्चन कितना ट्विस्ट कर रहा है कि 17वीं जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था उसमें महिला विधायक कितने निर्वाचित हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा 26 यानी सी राइट आंसर। बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय प्रथम की यानी 7 निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए एक स्टार्टअप योजना थी जो 2017 में था और यहाँ पर पूछा जा रहा है 7 निश्चय योजना बिहार सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित है? यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला तो ये कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त शक्तियाँ जो है किनके पास होती है, ये भी हो जाएगा। राज्य की समस्त कार्यपालिका संबंधित शक्तियाँ किनके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 154 के तहत, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो ग्राम सभा की जो बैठक है वो एक वर्ष में 4 बार बुलाए जाने का प्रावधान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1935 ईस्वी। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 3 माह तक रोक सकता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं। विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, महागोविंद के द्वारा किया गया था? राजधानी का निर्माण कर रहा है बिंबिसार का दरबारी वास्तुकार, ये भी पूछ सकता है प्रश्न। बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार कौन रहे? तो महागोविंद। ठीक है, इनके द्वारा राजधानी का निर्माण किया गया, उस राजधानी का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है, तो वो हो जाएगा राजगृह। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? देखिए महाबोधि वृक्ष जो था जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, वो महाबोधि वृक्ष कहलाया और उसको क्षतिग्रस्त किसने किया था? वो किया था शशांक ने। अगला है औरंगजेब का पौत्र जिसका नाम कि अजीम था, उन्होंने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो औरंगजेब का जो पौत्र था वो अपने नाम से ही पटना का नया नाम रखा था और उसका नाम रखा था अजीमाबाद। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना? मखदूम शाह दौलत का कह रहा है मकबरा बिहार में है और किस शासक के शासनकाल में बना? ये जहांगीर के शासनकाल में बना था। 1922 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
ये मोहम्मद जुबैर थे। अगले प्रश्न में आते हैं और 31 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर फरार भागे थे। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में देखने को मिला है, पूछा गया प्रश्न है, कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। तो ये थे हजारीबाग जेल को कूद करके ये लोग भाग गए थे। साथियों इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा रिक्वेस्ट, और लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है। तो पटना कलम में बिहार के सामान्य जनजीवन का चित्रण हुआ है। अगला है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। पहला ये कि असहयोग आंदोलन के समय एक अखबार का प्रकाशन हुआ था, उसका नाम क्या था, दी मदरलैंड, कहाँ से हुआ था, सदाकत आश्रम से, और किसने किया था, मजरूल हक ने किया था। तो 2-3 फैक्ट याद रखना है कि असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से मदरलैंड अखबार का प्रकाशन मजरूल हक ने किया था। अगले प्रश्न में आते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था। तो सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संस्कृति का आयोजन एक कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अब आप थोड़ा सा कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था। तो ये महेंद्र को भेजा था। अब देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु महेंद्र को श्रीलंका किसने भेजा था। ये सम्राट अशोक ने। फिर अगला प्रश्न बनता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक का धर्म प्रचारक बन करके श्रीलंका कौन गया था। तो महेंद्र गया था। यानी इसको 2-3 तरह से पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न में आते हैं और प्रश्न है कि किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और ओदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म स्वामीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था। तो हुमायूं के समय बिहार पर अफगानियों का शासन था। अगले प्रश्न में आते हैं, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा यानी प्रांत के रूप में कब दर्जा दिया गया। ये 1580 में दिया गया था। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपना फैक्ट्री स्थापित किया। देखिए, अंग्रेज किया था 1651 में, और 1632 में कौन किया था। तो डच किया था, इसको भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था। तो कुंवर सिंह जो है वो जानते हैं कि झांसी की रानी यानी कानपुर युद्ध, याद रखिएगा। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो देखिए, पालकालीन, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बनेंगे कि भित्ति चित्र यानी आपसे ये देखिए पूछ सकता है, जैसा है पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नालंदा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा में का जो भित्ति चित्र है वो चित्रकला किस काल का है। तो वो पाल काल का, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, किस आंदोलन का था चौकीदारी कर। तो चौकीदारी कर के विरुद्ध में यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। यहाँ से भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि चौकीदारी
कर के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो बेगूसराय में। किस आंदोलन के विरुद्ध था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, टोटल साथियों इसमें भी 50 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चन कहीं न कहीं देखा जाए तो इम्पोर्टेंट और कई क्वेश्चन तो पूछे भी गए हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में। साथ ही बिहार ओरिएंटेड भी एग्ज़ाम कई हुए हैं, उसमें पूछे गए हैं। बिहार पुलिस दरोगा में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन हो गया? इस क्वेश्चन को मैंने पहले भी कराया था। अब इसको थोड़ा सा समझिए कि 22 और 23 अक्टूबर, ठीक है, 22 और 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कौन सा युद्ध हुआ था? पता चल गया होगा, ये बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें क्या था कि बंगाल का नवाब मीर कासिम, याद रखिएगा, बंगाल का नवाब कौन था? मीर कासिम, ठीक है। और बिहार से कौन था? बिहार तो उस समय नहीं, उसमें अवध कहलाता था। अवध से था शुजा-उद-दौला, ठीक है, शुजा-उद-दौला, ये याद रखिएगा। और इसके बाद जो मुग़ल शासक था वो बहादुर शाह मोहम्मद शाह द्वितीय था। तो इनकी तीनों की संयुक्त सेना पर जो ब्रिटिश सेना था जिसका कि नेतृत्व मुनरो कर रहा था, वो मुनरो ने इनके तीनों के संयुक्त, यानी कौन कौन संयुक्त हो गया? एक हो गया बंगाल का, ठीक है, बंगाल से कौन था? मीर कासिम। दूसरा हो गया अवध, अवध से शुजा-उद-दौला था। और तीसरा था मुग़ल शासक, ठीक है। तो ये तीनों का जो संयुक्त सेना था, इस तीनों के संयुक्त सेना को मुनरो के सेना ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने हरा दिया था। कब हराया था? 22-23 अक्टूबर 1764 को युद्ध हुई थी, उसमें हार हो गई थी। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुनरो कर रहा था। तो इसमें किसकी संयुक्त सेना थी? बंगाल की, अवध की और मुग़लों की, तीनों सेना की हार हो गई। उसके बाद अंग्रेज़ को लगा कि अब इंडिया के किसी भी क्षेत्र में शासन करना आसान है और हराना भी आसान है। अगला है, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र, किस जिला से मिला है? तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के अवशेष बिहार में कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा सारण एवं वैशाली, सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का महत्वपूर्ण राज्य था? देखिए उत्तर वैदिक काल का पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण राज्य कौन था? ये आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा विदेह। अगले प्रश्न में और बढ़ते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जानते हैं, लिच्छवी के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग, महाभारत तथा पुराण के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो ये मिलता है आपको यहाँ पर महाभारत और पुराण के अनुसार कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध की सिंहासन पर बैठा था? तो वो 15 वर्ष में बैठा था। और मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राच्य। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और उम्मीद करते हैं ये प्रश्न निश्चित रूप से आपके आने वाले परीक्षा के लिए उपयोगी होगा और इसको आपने भलीभांति देख लिया होगा और समझ लिया होगा। साथ ही साथ इससे रिलेटेड अगर अन्य कोई फैक्ट है तो आप उसका नोट्स बनाएं, और अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। साथियों इस आज के वीडियोज़ में इतना ही, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह से जो है सीरीज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, बिहार ओरिएंटेड, बिहार स्पेशल, और साथ ही साथ जो बिहार से रिलेटेड एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी हो गया, बीएसएससी, सीजीएल 3 हो गया, उसके लिए लाते रहेंगे। थोड़ा अपना प्यार बनाते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।